Okay, students, now let's see what is a covalent radii and how can we relate this covalent radii with the atomic radius which we just discussed. अच्छा देखिए, the covalent bonds are formed from the overlap of the orbitals in the region between the center of two atoms. As a result of it, the nuclei of bonded atom approach each other more closely than do the nuclei of non-bonded एटम्स. नाउ देखिए, कोवलेंट रेडियाई या कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कब बनता है. हमें सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म. तो जब भी किसी एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर उसका जो रेडियस आपने अगर कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से रेडियस कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द कोवलेंट रेडियाई. एंड कोवलेंट रेडियाई जो होता है वो क्या होता है, the covalent radius of an atom is taken as 1/2 the distance between the nuclei of two identical atoms forming a single covalent bond. Now, जैसे कि अभी हमने atomic radius में ये पढ़ा कि हमने क्या लिया था, half the distance between the ये देखिए, we have taken the distance between the nucleus of two आइडेंटिकल एटम्स, उसको हमने हाफ किया था, तो दैट इज द एटॉमिक रेडियाई. सिमिलरली हियर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कोवलेंट रेडियाई है वो किसके बिटवीन हाफ है, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स विच आर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ईच अदर. यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि कोवलेंट रेडियाई के लिए कैलकुलेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ द atoms which are involved in covalent bond formation are identical. Identical का मतलब है कि दोनों को सेम होना जरूरी है. अगर ये हाइड्रोजन है तो इसको भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए, अगर ये हीलियम है तो ये भी हीलियम होगा, अगर ये कार्बन है तो ये भी कार्बन होगा. ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Thus, we can say that the bond distance between the two atoms A and B should be the arithmetic mean of the bond length A and B and B. Now, अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको आइडेंटिकल के लिए तो हमने देख लिया कि कोवलेंट रेडियाई कैलकुलेट किस तरह से होगा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स. नाउ व्हाट इफ यू हैव नॉन आइडेंटिकल, लाइक अगर एक यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे सिलिकॉन है, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. हेट्रो एटम्स हैं अगर दोनों और उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और उसका आपने कोवलेंट रेडियाई आपने कैलकुलेट करना है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे. तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि जैसे कि ए एन ए है, फॉर एग्जाम्पल ए को आप कंसिडर कर लीजिए कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन एटम ले लेंगे और यहाँ पे ये जो बी हमने कंसिडर किया है वो क्या है, सिलिकॉन या सिलिकॉन, दोनों के सिलिकॉन के एटम्स हैं. तो अगर हमें कैलकुलेट करना है ए बी, ठीक, ए बी क्या हो जाएगा, कार्बन एंड सिलिकॉन, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कार्बन और सिलिकॉन का, बट कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉट आइडेंटिकल एटम्स. तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. तो इसीलिए हमने ये कहा कि अगर हम ये करें कि कार्बन कार्बन, यानी ए को कंसिडर कर लीजिए कार्बन कार्बन और बी को कंसिडर कर लीजिए सिलिकॉन सिलिकॉन, तो इनका जो अगर हम हाफ कर लेंगे तो हमारे पास कार्बन की बॉन्ड वो आ जाएगी कोवलेंट रेडियाई, और अगर सिलिकॉन का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा. और अगर उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा और कॉन्सेप्ट दे दूं, बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में बता दूं कि बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है. अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखिए तो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जो है वो इस तरह से शो की जाती है, किसी भी टू एटम्स के जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. जैसे यहाँ पे शो किया गया है कार्बन की और कार्बन के साथ ही डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन विद कार्बन, तो ये बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस है इन एटम्स के. ओके, इन मॉलिक्यूल्स के, यानी अगर दो ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. ओके ओके, नाउ तो ये चीज को ही इन्होंने एग्जाम्पल लेके, नाउ लेट्स टेक द
case of covalent radius of carbon, which is 1/2 the experimentally determined distance between carbon-carbon single bond. This gives the value of 77 picometer. देखिए कार्बन कार्बन के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर. इसका अगर हम हाफ कर दें, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर. ठीक. Similarly, for the silicon-silicon linkage, the covalent radius comes to be 117 picometer. Now, if we consider the bond distance between carbon and silicon, we should expect a bond length, we should expect a bond length of 194 picometer. This is in very good agreement with the experimentally determined carbon silicon distance of 193 picometer in carborundum और सिलिकॉन कार्बाइड. ओके, देखिए अब यहाँ पे कार्बन कार्बन की तो हमने कैलकुलेट कर ली कि कार्बन और कार्बन का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो टोटल कितना आ रहा था 154. इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये हमारे पास कार्बन का एक एटॉमिक रेडियस आ गया. इसी तरह अगर आप सिलिकॉन का कैलकुलेट करेंगे तो सिलिकॉन का आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली 117 के करीब. तो अगर हमें कार्बन और सिलिकॉन का कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि 77 विच इज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ वन कार्बन प्लस जो सिलिकॉन का हमारे पास है 117, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी 194 पिकोमीटर. एंड दिस विल बी द 194 पिकोमीटर. ये क्या चीज है, दिस इज द कोवेलेंट रेडियाई बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन. ठीक. प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से हमने की, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कोवेलेंट रेडियाई आप कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स का. अगर नॉन आइडेंटिकल है एज इन केस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन बॉन्ड, तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन का हाफ कर लोगे. ठीक है. और उसमें से जो वैल्यू आएगी उसको आप किस में ऐड कर रहे हो, सिलिकॉन सिलिकॉन का जो हाफ करके वैल्यू आएगी, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन लिंकेज को आप हाफ करके चेक कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर लेंगे. as I have shown here, you can see this is how we have done. ठीक. दिस इज द हाफ. अगर सिलिकॉन सिलिकॉन के दो एटम्स हैं उसका जो हाफ करेंगे तो दिस विल बी द एटॉमिक रेडियस फॉर वन सिलिकॉन. तो वी हैव एडेड दीज टू एंड वी गॉट 194 पिकोमीटर फॉर as a covalent radii between like carbon and silicon. I hope this point is clear. Now let's move forward. The covalent radii decrease with increase in bond order because there is corresponding decrease in internuclear distance. Thus, in carbon, the internuclear distance and atomic radii decreases with increase in bond. Okay, now in order to understand these lines, one must know that what is a bond order. Bond order क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो आपको समझ आ गया होगा. न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ये है कि दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो. ठीक. अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज होती है, इसको समझने के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं. देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपने सिंपल वर्ड्स में समझना है तो अगर आप इस तरह याद रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1. अगर किसी भी एटम में टू मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3. नाउ एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है. दिस इज द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. इसकी आप बॉन्ड लेंथ देख लीजिए कितनी है, 154 पिकोमीटर है. अच्छा, जैसे ही डबल बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ तो इसकी क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई. ठीक. जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बना मजीद क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई. मींस अगर आप इसको देखिए कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ 1 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ सेकंड 2 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ 3 बॉन्ड ऑर्डर है. तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर
डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि इस न्यूक्लियस के, इस कार्बन के न्यूक्लियस और ये वाले कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। नाउ कम बैक टू दैट पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग। ठीक, अब आपको वो समझ आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से इसको पढ़ के देखते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। द कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, ये अब समझ आ गई आपको। बॉन्ड ऑर्डर अगर थर्ड 3 है बॉन्ड ऑर्डर, तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उनके करीब, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियाइज जो है वो करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, न्यूक्लियाइज आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, उनके डिस्टेंस कम हो रहे हैं। इसी वजह से कोवेलेंट रेडियाई भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। Thus, in carbon, the internuclear distance and atomic radii decreases with increase in bond order. क्लियर हो गया ये भी पॉइंट आपको, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्योंकि करीब होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो इंटरन्यूक्लियर यानी दो न्यूक्लियस, इस वाले कार्बन कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो न्यूक्लियस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 154 पिकोमीटर आ रहा है। और इसी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है, 77। ये एटॉमिक रेडियस किसका है, एक कार्बन एटम का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी, बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, 2 है। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना बन रहा है, 134 बन रहा है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है इस केस में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस करीब आ गए हैं मजीद, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे ये देखिए आप शो भी किया हुआ है इन्होंने कि दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो सबसे ज्यादा करीब हैं, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, and what is in and therefore what is decreasing, covalent radii is also decreasing. I hope this point is very clear to you. Okay, now just move forward. Although the above rule works in many simple diatomic molecules, but this is not generally the case. Very often there is a considerable deviation from the expected results. This deviation can be attributed to many factors. अच्छा देखें, अब ये कह रहे हैं कि ये जो रूल है, जो भी रूल हमने पढ़ा कि अगर आपने बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई जो है वो निकालना है तो आप क्या करें, उसको दो न्यूक्लियाइज के जो है, आई मीन टू से बॉन्ड लेंथ, उसको हाफ कर दीजिए और आपको कोवेलेंट रेडियाई आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है और वो डेविएट करते हैं। ऑब्वियसली हम यही पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में कि देयर आर डेविएशंस फ्रॉम द जनरल रूल्स। तो अब वो डेविएशंस यानी कि वो रूल्स को फॉलो ना करना किस वजह से है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, नाउ वी आर गोना डिस्कस दोज फैक्टर्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बॉन्ड लेंथ, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं किस तरह से। अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को आप कंसिडर कर रहे हैं कि उसके अंदर एक रबर बैंड से वो जॉइंड है और यहाँ पे 3 रबर बैंड्स ने उसको खींचा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो किस तरह से कम होगा। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को। अच्छा, नाउ कम बैक टू द डेविएशंस। ठीक है, नाउ अच्छा, अब क्या क्या चीजें जो हैं वो आप कंसिडर करेंगे कि एक तो मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हों किसी के अंदर, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड है किसी के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, या आयनिक करेक्टर आ गया है किसी बॉन्ड के अंदर, या various possible hybridized orbitals that determine the geometry of covalently bonded molecules. तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये आपके जनरल रूल को डेविएट कर रहे हैं। जनरल रूल किस चीज का, कोवेलेंट रेडियाई को कैलकुलेट करने का। ठीक है,
Now, the covalent radii can be named in terms of their geometry also, like जो molecule जो भी form हुआ हुआ है उसकी geometry किस तरह की है, उसका shape क्या है, उसका structure क्या है, उसकी basis पे भी covalent radii जो हैं वो deviate होते हैं और उनको हमने different name भी दिए हुए हैं. For example, covalent radii for the tetrahedral structure are called tetrahedral radii. Similarly, for octahedral structures, these are known as octahedral radii. So जिन molecules में complicated structures बन जाते हैं because of multiple bonding या hybridized orbitals बहुत सारे मौजूद हों और उनकी ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को उनके स्ट्रक्चर की बेस पे भी नाम दिया जाता है. सिंपल कोवेलेंट रेडियाई नहीं कह देते उनको, बल्कि उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए उनको कह देते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल रेडियाई है. जैसे कि ये अगर ऑक्टाहेड्रल कोई मॉलिक्यूल है तो उसको हम कह देंगे कि इसका ऑक्टाहेड्रल रेडियाई है. ओके. Now, the covalent radii are usually classified as either normal radii, tetrahedral radii, octahedral radii, square radii, or metallic radii, as the case may be. ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियाइज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स हमने ये क्लासिफिकेशन की हुई है कोवेलेंट रेडियाइज की. अच्छा, the metallic radius is invariably larger than the single bond covalent radius for the same atom. Atomic radii and single bond covalent radii of some metals and non-metals are given in the table 2.5. अच्छा देखिए, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि द मेटेलिक रेडियस इज इनवेरिएबली लार्जर देन द सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस फॉर द सेम एटम. इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसने मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड को आप सिंपल वर्ड्स में समझिए आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है उसमें, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर के वही एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, किसी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड बना ले. तो ऐसा क्यों होगा कि आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, कंप्लीट शेयरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो उसके अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस जो होता है वो ग्रेटर होता है, यानी ज्यादा होता है. इसी वजह से उसका एटॉमिक रेडियाई भी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर कि अगर वही एलिमेंट जो है किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम याद रखिए कि हमेशा ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है दोनों एटम्स के अंदर. तो इसी वजह से जब कोवेलेंट रेडियस होता है किसी भी एलिमेंट का तो क्या होगा कि वो स्मॉलर हो जाएगा उसका कोवेलेंट रेडियाई. अगर वही एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है या आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड में आपको पता है कि वो बॉन्ड लेंथ जो है बिटवीन द डायटम्स विल बी ग्रेटर, बड़ी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ. इसी वजह से उसका जो मेटेलिक रेडियस है वो भी ज्यादा होगा. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेटल्स दिए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस आपको दिखाए हुए हैं, और इन्होंने ये बताया है कि सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो है, अगर पोटेशियम जो है वो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो 231 है, तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस कितना है इसका. और अगर बेरियम है, इसका एटॉमिक रेडियस 217 आ रहा है, तो इसका सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो है वो 198 है, विच इज क्वाइट हाई, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियस आपका यहाँ पे आपके जो भी एटॉमिक रेडियस है वही आपका जो है वो कोवेलेंट रेडियस आना चाहिए असूलन. लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए डिस्क्रिपेंसीज नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि पोटेशियम और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं इनके एटॉमिक रेडियस जो हैं वो उनके सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से मैच नहीं कर रहे हैं. जबकि यहाँ नॉन मेटल्स के लिए आप देखिए तो इनके एटॉमिक रेडियस और इनके सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं. ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों हो रही है? बेसिकली अगर आप देखें ये जो मेटल्स हैं यहाँ पे जितने भी दिखाए गए हैं, ये
जब भी बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो एक क्या होता है कि अपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलके ये जो है ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी और फिर उनके इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन द अबव टेबल द डिस्क्रिपेंसीज इन द वैल्यू ऑफ रेडियाई are due to the differences in the electronegativities between the bonded atoms। यानी ये जिसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ना अपना, जैसे पोटेशियम ने फॉर एग्जांपल क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आपको पता है क्लोराइड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या होगा, इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ये बना रहा है फॉर एग्जांपल, वैसे तो क्लोराइड के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ या क्लोराइड के साथ ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोराइड, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन पोटेशियम और क्लोराइड बहुत कम हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा वो इसके। तो इस वजह से ये डिस्क्रिपेंसीज हमें नजर आ रही हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स रेडियाई से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। Now, in order to compensate for this ionic difference, many empirical formula have been suggested by different workers like Shoemaker and Stevenson. According to their equation, the covalent energy distance RAB, which is related to the actual bond length RAB. Okay, this is denoted by R naught AB, and the bond length is denoted by RAB, and the bond energy EAB is given by। now इस डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई करने के लिए या इसको एलिमिनेट आउट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए इन्होंने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो वर्कआउट किए, लेकिन जो सबसे अच्छा या वर्केबल फॉर्मूला बताया वो बताया हमें शूमेकर और स्टीवेंसन ने, और उन्होंने ये इक्वेशन एक डिज़ाइन की ताकि अगर आपने जैसे पोटेशियम का कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट कि उसका सिंगल कोवलेंट रेडियाई किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको इस तरह से करेंगे कि कोवलेंट एनर्जी डिस्टेंस एक तो हमें चाहिए होगा उसके लिए, विच इज डिनोटेड बाय R naught AB, and we are calculating basically this, and which is equal to RAB, which is the bond length between the two atoms, and you have to add this value, which is 1/2 log 10 EAB। EAB क्या चीज है, bond energy between the two atoms। ठीक, now this equation is valid for all the like molecules except for hydrogen। It is in agreement with the experimental result। ठीक है, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए ये इक्वेशन जो है, जो वो मॉलिक्यूल्स जो कि डेविएट कर रहे हैं जनरल रूल से कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करने के, उन एलिमेंट्स के, उन तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए ये इक्वेशन जो है ये वैलिड है। और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को थोड़ा सा सेपरेट इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो काफी सारी चीजों में जनरल रूल से डेविएट कर रहा होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वन मोर टाइम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग आयनिक रेडियाई को कंपेयर करेंगे कोवेलेंट रेडियाई से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आपने, आपका होमवर्क यही है कि यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक अच्छी तरह से। जो आज हमने पढ़ी हैं चीज़ें, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए एक दफ़ा दोबारा से, एंड जस्ट यू नो मेमोराइज द थिंग्स which are written in your book. Okay, thank you very much for your kind attention and hope to see you all soon, inshallah. Assalamu alaikum.